एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं संग जिनवो के फ्लैट को। यहाँ पर वो बढ़िया गहरी नींद में सो रहा होता है। उतने में ही उसे एक फोन आता है जो कि उसकी बहन जिन्हा का होता है। यहाँ पर जिन्हा उसे बताती है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का वक्त हो चुका है, उसे जल्दी से उसके स्कूल पहुँचना चाहिए। उसके बाद हम जिन्हा को देखते हैं। यहाँ पर वो बहुत ऑकवर्डली अपने भाई को देख रही होती है। जिनवो जो है यहाँ पर फॉर्मल्स में खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद जिनवो उससे पूछता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। उसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक। इसमें हमें बताया जाता है कि किस तरीके से डंजन्स खुलने लगे और बहुत बड़े बड़े पोर्टल से बहुत भयानक जीव बाहर आने लगे दुनिया को बर्बाद करने के लिए। उनसे लड़ने के लिए हंटर्स एसोसिएशन बनाया गया। इसी के साथ साथ एक बहुत बढ़िया रिवॉर्ड सिस्टम भी बनाया जाता है। जो जितना बड़ा शिकार करेगा उसे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अपनी बीमार मदर और अपनी सिस्टर की स्टडीज को सपोर्ट करने के लिए हमारा जिन्वो भी एक हंटर बनने निकल पड़ता है। क्योंकि वो शुरू में बहुत ज्यादा वीक होता है तो इस चक्कर में उसकी जान जाते जाते बचती है। बहुत ज्यादा उसे तकलीफें होती है और एक दिन तो वो ऐसे डंजन में फंस जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी हालत उसकी हो जाती है। लेकिन वहीं उसे सौभाग्य प्राप्त होता है प्लेयर बनने का, एक ऐसा मैजिक वाला सिस्टम जो कि उसे अलाउ करता है लेवल अप करने के लिए। ऐसे ही वो लड़ते 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 इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो एकदम से वो बन जाता है द शैडो मोनार्च। उसके खुद की शैडो वाली आर्मी तक होती है। खैर यहाँ पर रिकैप खत्म होता है। अब आते हैं प्रेजेंट स्टोरी पर। खैर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जिन्वो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है फॉर्मल्स में। यहाँ पर जो जिन्हा के साथ पढ़ने वाली लड़कियां होती है वो भी उसके प्यार में गिरने लगती है क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव जो होता है। खैर यहाँ पर ऐसे ही वो अपनी बहन से मजाक करता है, उसके गाल खींचता है और चला जाता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। क्योंकि जिन्वो और जिन्हा के बाप है नहीं तो इसलिए यहाँ पर जिन्वो ही जिन्हा के बाप का रोल निभाता है। और यहाँ पर मैडम उसे बताती है कि जिन्हा बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट है। यह सुनकर जिन्वो को बहुत खुशी होती है। इसी के साथ साथ मैडम जो होती है जिन्वो से एक मदद मांगती है कि उसकी भी जो बेटी है वो भी एक हंटर बनना चाहती है। वो बिल्कुल जिद कर रही है, उसे तुम समझाओ प्लीज। ऐसा करके वो जिन्वो से कहती है। अब जिन्वो इसके बारे में बहुत सीरियस हो जाता है और शाम को ही उसकी बेटी से मिलने चला जाता है। जैसे ही टीचर की बेटी बाहर आती है जिन्वो उसका इंतजार करते मिलता है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि तुम तो जिन्हा के भाई हो ना। यहाँ पर वो ऐसा कहकर जिन्वो को पुकारती है जिसमें जिन्वो हामी भरता है। अब यहाँ पर उसके टीचर की बेटी जो होती है एकदम से जिन्वो को डांटने लगती है। वो कहती है अगर तुम मुझे समझाने आए हो हंटर्स की जॉब छोड़ने के लिए तो भूल जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो यहाँ पर जिन्वो उसे उल्टा कहता है ज्यादा बात मत करो, मेरे साथ चलो। खैर यहाँ पर जिन्वो के साथ वो चली जाती है और सीन होता है चेंज और हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर को। यहाँ पर वो किसी से मिलना आया होता है और वो होता है ह्यूंग डुक। वो एक बहुत टॉप क्लास का हंटर होता है जो कि अमेरिका में रहता है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत खास काम के लिए आया होता है और वो है जिन्वो को ढूंढना। क्योंकि इसके छोटे भाई को इसने मारा होता है। भाई ये जो बीच में बंदा दिख रहा है ना, इसके ग्रुप सहित इससे बहुत बुरी तरीके से काट के मारा था जिन्वो ने। खैर अब हम देखते हैं इस सीन में कि कैसे टीचर की जो बेटी होती है उसे जिन्वो ने एक डंजन के पास लेके आ गया होता है। दरअसल यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के दो बंदों द्वारा हंटर्स असाइन किए जा रहे होते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर एक ए रैंक का हंटर भी होता है, साथ ही साथ कुछ ई रैंक और कुछ सी रैंक के हंटर्स भी होते हैं। खैर अब हंसी खुशी यहाँ पर सभी के सभी डंजन में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन तभी जिन्वो को कुछ अजीब सा फील होता है और हम देखते हैं एक ब्लेजिंग लाइट को जो कि रेड कलर की होती है। एकदम से वो नीला वाला डंजन जो होता है अपना रूप लाल में बदल लेता है और अंदर से लॉक हो जाता है। कोई भी उसके अंदर अब नहीं जा सकता। ये हंटर एसोसिएशन के बाकी लोगों को भी पता चलता है। तभी हम देखते हैं कि डंजन के अंदर जो एक बहुत ही आइसी फॉरेस्ट वाला माहौल बन चुका रहता है। अब यहाँ पर इससे पहले की और बातें ये लोग करे उतने में ही तीर दाग दिए जाते हैं उनके ऊपर। एक बंदे की वहीं मौत हो जाती है इस तीर से, लेकिन जिन्वो ने टीचर की बेटी को बचा
लिया होता है और उस तीर को कैच कर लिया होता है। और यह तीर मारने वाले और कोई नहीं, आइस एल्व्स होते हैं, जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। खैर, मौके की नजाकत को देखते हुए ए रैंक का हंटर जो होता है 2 ग्रुप बनाने का फैसला करता है, एक जिन्वू का और एक उसका। उसके ग्रुप में तो 2 बंदे अपने आप ही रिक्रूट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तीसरे बंदे को रिजेक्ट कर देता है और जिन्वू के ग्रुप में भेज देता है। उतने में ही जो एक और हंटर लड़की होती है वो कहती है कि मैं भी जिन्वू के ग्रुप में जाना चाहती हूँ। और वो सुंदर लड़की जिसके ऊपर कई लोगों को क्रश आ रहा है, वो जाकर जिन्वू से कहती है कि जिस एरो को ए रैंक का हंटर महसूस भी नहीं कर पाया उसे तुमने कैच कर लिया। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लो रैंक के हंटर हो ही नहीं। अब यहाँ पर ए रैंक का हंटर जो है एक नॉर्मल बने हुए रास्ते में जाने का फैसला करता है, जो कि यूं ही फॉरेस्ट के बीच कहीं बना हुआ है। और यहाँ पर जिन्वू के ऊपर वो बाकी लोगों की जिम्मेदारी छोड़ देता है। अलग अलग ग्रुप को स्प्लिट करके वो लोग निकल पड़ते हैं। उसके 2 बंदे और वो खुद नोटिस करते हैं कि किस तरीके से पेड़ पर बड़े बड़े स्क्रैच के मार्क हैं, जो कि पोलर बेयर द्वारा किए गए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर पोलर बेयर दस्तक दे देता है। यहाँ पर एकदम से वो चार्ज कर देता है ए रैंक के हंटर के ऊपर, लेकिन अपने शील्ड से उसे वो रोक लेता है। इस कारण से बेयर का वो हाथ ही टूट जाता है, वो पॉ ही डैमेज हो जाता है। उतने में ही एकदम स्लाइस कर देता है उसे बीचों बीच से ए रैंक का हंटर। उतने में ही और 2 पोलर बेयर्स वहां पर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। खैर, यहाँ पर सीन चेंज होता है और जिन्वू यहाँ पर अपने पूरी टीम से कहता है कि हम डीप जंगल के अंदर जाएंगे। उतने में ही वो सुंदर लड़की एकदम से टोक देती है उसे और कहने लगती है अगर हम अंदर जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े आइस बेयर्स हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तभी जिन्वू कहता है कि अंदर हमें सिर्फ आइस बेयर्स ही मिलेंगे, आइस एल्व्स नहीं। यह सुनकर लड़की चौंक जाती है और कहती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से अपनी इन्वेंटरी को जिन्वू खोल लेता है और यहाँ पर से बड़े बड़े कोट्स निकाल लेता है। वो गर्म कपड़े सभी को दे देता है और सबको बहुत अच्छा भी लगता है इन्हें पहनकर। वो खुद भी पहनकर एकदम से तैयार हो जाता है और टीचर की बेटी से कहता है मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुम्हारी रक्षा भी मैं ही करूंगा, चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पोलर बेयर उनके ऊपर अटैक करने को वहीं आ जाता है और यहाँ पर जिन्वू डटकर उसके सामने खड़े हो जाता है और वो वुल्फ असैसिन मोड ऑन कर देता है और होता है तभी सीन चेंज। खैर, यहाँ पर हंटर एसोसिएशन वाले डंजन के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पर यंग डुक की एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपर लेवल के आदमी होते हैं हंटर एसोसिएशन के, वो कह रहे होते हैं मनी मन में कि तुम किस्मत वाले हो जिन्वू, जो कि युनडुक बाहर है, वरना तुमसे फाइट करके तुम्हारी ऐसी तैसी कर देता वो। तभी सीन चेंज होता है और बहुत सारे आइस बेयर्स की लाशें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर लेवल अप हो गया होता है जिन्वू का और जिन्वू एक बहुत बड़े आइस बेयर के लाश के ऊपर बैठा होता है। सबको बेयर हैंडेड हराया होता है उसने अकेले। खैर, अब जैसे ही रात होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बढ़िया से वो लोग बेयर मीट खा रहे होते हैं। वो सुंदर लड़की और टीचर की बेटी यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि किस तरीके से इतनी रात को भी वो ट्रेनिंग करने चला गया है। हम देखते हैं कि जिन्वू वहाँ नहीं है, वो तो गया है अपने अगले मिशन में। तभी हम एक बहुत बड़े आइस बेयर के हॉर्ड को बढ़ते हुए देखते हैं जिन्वू की ओर और यहाँ पर वो फुल्ली चार्ज्ड अप होके खड़ा रहता है और अपनी शैडो आर्मी को भी अवेकन कर लेता है। उसी के साथ साथ वहाँ पर इग्रिस को भी वो बुला लेता है। फिर इसके बाद वो सभी को ऑर्डर देता है कि आइस बेयर से लड़े। तो यहाँ पर एक बहुत घमासान मुकाबला शुरू हो जाता है शैडो सोल्जर्स और आइस बेयर्स के बीच। दोनों में लगभग बराबर बंदे मरते हैं। खैर, यहाँ पर आइस बेयर्स थोड़े से भारी पड़ने लगते हैं इन लोगों के ऊपर। इस कारण से जो एचपी होती है उन बंदों की वो कम होने लगती है। अब इससे पहले कि शैडो आर्मी खुद को और संभाल पाए, हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉस बीस्ट की एंट्री हो जाती है। वो बहुत बड़ा और तगड़ा और खतरनाक होता है, जिसे देखकर एकदम खुश हो जाता है जिन्वू, क्योंकि उसका लेवल अलग ही होता है। आते ही वो सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को अकेले हरा देता है। तो अब जिन्वू उससे लड़ने के लिए इग्रिस को भेजता है और यहाँ पर इग्रिस एकदम से जाते ही बहुत भयानक वाला कट काट देता है उस बॉस के ऊपर और नीचे आकर उसके पैर को इतने जोर से स्लाइस करता है कि वो बंदा जो होता
है। देखकर उसे चौंक जाता है। इग्रिस की पावर को देखकर सच में खुश हो जाता है जिन्वू। और यहाँ पर जो वो बॉस होता है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया होता है, वहीं के वहीं खड़े खड़े खून बहा रहा होता है। अब इससे पहले कि आइस बेयर अपने फुल पावर में एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दे, अचानक से हम देखते हैं कि खचाक से उसके गले को पूरी तरीके से काट दिया जाता है इग्रिस के द्वारा, और उसका गला जो होता है जिन्वू के पैर के पास जाकर गिरता है। एक ही स्लाइस में कट ऑफ कर दिया होता है इग्रिस ने उसके गले को। खैर, इग्रिस के क्लीन हिट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है जिन्वू यहाँ पर, और वो खुद ही एडमिट करता है कि इग्रिस उससे ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर अपने मास्टर के कदमों में उस बीस्ट के सर को रखकर इग्रिस झुक जाता है, जिसके खुशी में उसे खुश करने के लिए जिन्वू भी उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उसे थोड़ा इनकरेज कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ए रैंक के हंटर की हालत खराब हो गई होती है, क्योंकि उस पर आइस एल्फ्स ने हमला कर दिया होता है। उसके एक बंदे को बहुत ब्रूटली चाकू घोंप कर मार देता है एक एल्फ, और बहुत गंदी तरीके से हंसकर उसे देखता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है यह देखकर और वहां से भाग खड़ा होता है। और तभी हमें एक शॉट देखने को मिलता है आइस एल्फ्स के लीडर का, जो कि बवाल मचाने वाला है। खैर, देखने में तो ये बहुत ही बैड एस लग रहा है। पता नहीं एपिसोड 2 में ये क्या करेगा और जिन्वू इससे कैसे लड़ेगा। जैसे ही एपिसोड 2 आएगा मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। आई एम आउट।